आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 21 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का तुल्य अनुपात है। तो तुल्य अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो समान संख्या से अगर ऊपर और नीचे अगर मैं गुणा कर दूं तो जो प्राप्त भिन्न होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो 6 कितना आना चाहिए, 4। तो देखिए ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब 10 से मैं विभाजित करूंगा तो ये 6:4 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के तुल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर √5 और x इज ग्रेटर देन 0 तो x के घाते 4 + 1/x के घाते 4 का मान कितना होगा। तो देखिए अगर x + 1/x ये अगर a के बराबर है तो x² + 1/x² इसकी वैल्यू क्या होती है, a² और माइनस कितना होता है, 2 होता है। बस इसी वाले फार्मूले पे क्या करूँगा, मैं रख दूंगा क्वेश्चन को। तो यहाँ से x² + 1/x² इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 हो जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x के घाते 4 + 1/x के घाते 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और -2 हो जाएगा। और जब 9 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82 × 111 का मान कितना होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 में 1 का गुणा करूंगा 2 और ऑप्शन में सभी में लास्ट में 2 दिया है, इसका मतलब लास्ट डिजिट से तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिजिट सम से निकाल लेते हैं। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का डिजिट सम 1 होता है और 111 का डिजिट सम हो जाएगा 3, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 इसका डिजिट सम 4 आ रहा है तो ये नहीं होगा। 9 हो जाएगा, इसका भी 4 आ रहा है डिजिट सम तो ये भी नहीं होगा। ये 9 9 इसका डिजिट सम 2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका डिजिट सम 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 इसका डिजिट सम आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल कितने घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता तो उसे 5 घंटे कम लगता, तो दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ अगर कार से जाता है तो 5 घंटे कम लगेगा, तो समय लग रहा है आपका 8 घंटा 15 मिनट लग रहा है। तो इससे 5 घंटा कम यानी कि कितना कार से लगना चाहिए, तो इसमें से 5 मैं घटा दूंगा तो 3 घंटा कितना लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए अगर वह कार से दोनों तरफ जाता है। तो दोनों तरफ जाने में इतना समय लग रहा है तो एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा, तो इसका क्या करूँगा, मैं आधा कर दूंगा। तो 1 घंटा को इधर दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा और 60 इधर जाएगा तो 70 और 5 75 मिनट हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका आधा कर देता हूँ। तो 2 से भाग करूँगा तो ये 1 घंटा हो जाएगा, इसको 2 से भाग करूँगा तो 37 दूना के 74 हो जाएगा, यानी कि 37 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। एक तरफ ये जाने का समय लग जाएगा कार से, ठीक है। और कार से और पैदल से जब जाता है तो टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 8 घंटा और 15 मिनट लग रहा है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं 1 घंटा और 37.5 मिनट क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा। तो देखिए 1 घंटा जब इधर चला जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ इसको, और 60 जब उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब घटाना आसान हो जाएगा। तो 75 में से 37.5 घटाऊंगा तो 37.5 होगा और इधर 7 में से 1 घटाऊंगा तो 6, यानी कि पैदल उसको एक तरफ जाने में कितने समय लग रहा है, तो 6 घंटा 37.5 मिनट लग रहा है। तो दोनों तरफ अगर वो पैदल चल रहा है तो आपसे समय पूछ रहा है तो बस इसका क्या करूँगा, मैं दोगुना कर दूंगा।
तो 2 गुना करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा। इस 75 में से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ला के इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 13 घंटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 15 मिनट बचेगा। तो 13 घंटा 15 मिनट दोनों तरफ अगर वो पैदल चलता है तो उसके द्वारा लगने वाला समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल X और Y एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए X कितने घंटे में भर दे रहा है, तो 12 घंटे में। Y कितने घंटे में भर दे रहा है, तो 24 घंटे में। तो इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और 24 को अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा, और 24 में 24 से भाग करूंगा तो 1 बार। तो यहाँ से X की एफिशिएंसी 2 निकल के आ गई, और Y की कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो 24 यूनिट को भरने में इनको कितना समय लगना चाहिए, तो 24/3 यानी कि 8 घंटे लगना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिसाव के कारण 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि कितना लग जाता है, तो 8 घंटा 30 मिनट लग जाता है, उस रिसाव के कारण लग जाता है। ठीक है, तो बस मैं क्या करूँगा, टोटल क्षमता यानी कि 1/8 जो कि 8 घंटे में भर देना है दोनों, अगर ये बिना रिसाव के कारण है तो इसमें से बस क्या करूँगा, मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो इसको माइनस करूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 सही 1/2 लिख सकता हूँ। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 8 दूना के 16 और 1 कितना हो जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा। तो 17/2 1 बटा करूँगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इन दोनों कैल्शियम निकाल देता हूँ, तो 17 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 17 वाट है 136 हो जाएगा। और यहाँ से 8 से करूँगा तो ये 17 बार चला जाएगा, 17 से करूँगा तो 8, 8 का 2 में गुणा करूँगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/136 क्या हो जाएगा, रिसाव की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक क्षमता को रिसाव के कारण करने में कितना समय लगेगा, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 136 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए X जो है वो 12 दिन में टोटल कार्य कर देता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/12 कार्य करेगा। तो आपसे पूछेगा कि टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो बस ये नीचे वाली वैल्यू वही आंसर हो जाएगी। उसी तरीके से ये जो रिसाव है इसकी वैल्यू आ गई 1/136, यानी कि पूरा उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो ये नीचे जो 136 आई है वही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि आनंद ने ए रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उस पर 127 रुपये खर्च किए। कह रहा है कि उसके बाद उसने इसे भरत को 52% के लाभ पे बेच दिया। तो कितने परसेंट के लाभ पे बेच दिया, तो 52% यानी कि 152 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अंततः भरत ने वस्तु को 4788 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा होता है। तो 44% का घाटा होता है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, तो 56% में बेचा होगा। तो 56 बटा कितना हो जाएगा, 100, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 4788 इसकी वैल्यू दी है। ठीक है, तो बस आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं निकाल देता हूँ। मैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 4 से कट कर लूँगा तो ये 14 चौको 56 हो जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, तो 25 बार चला जाएगा। और कट रहा है तो फिर 4 से कट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 3 32, 4 8 32 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब किसी से कट रहा है तो फिर इसको 2 से कट कर दूंगा मैं, तो ये 7 बार चला जाएगा। इसको 2 से कट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 18 9 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट कर लेता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 2 29, 7 चौको 28 हो जाएगा, 1 14, 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस 127 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 342 इंटू 25 में 25 का गुणा करूँगा तो 625 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 38 यानी कि 38 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2 से कट कर लूँगा तो 19 दूना के 38 हो जाएगा। इसको कट करूँगा मैं तो 2 14 हो जाएगा, 2 7 14, 1 हो जाएगा, 19 9 171 होता है। यानी कि यहाँ से a प्लस 127 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
तो 625 में 9 का गुणा कर दूंगा मैं, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 9 दूना का 18 और 4 22 को 2 हो जाएगा, 9 छके 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें से 127 क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। तो 127 माइनस करूँगा तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, और लास्ट में 8 इसमें भी नहीं दिया इसमें नहीं दिया, यानी कि पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि लास्ट में 98, लास्ट में 98 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 53 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में होता है h प्लस आर होता है। ये बराबर किसके है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। का अगर मैं दोगुना कर देता हूं तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया है कि इसका आधा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो या तो मैं इसमें 2 से भाग करूं या इधर 2 का गुणा करूं, बात एक ही है। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h प्लस आर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 2h के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, ऊंचाई 53 दिया है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी 53 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 में भाग के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि x और इसका 20% यानी कि 20 बटा कितना हो जाएगा 100, ये बराबर किसके है, तो दूसरी संख्या अगर y मानता हूँ इसके 3/4 के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 20 पचे 100 हो जाएगा, इस 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो x बटा y यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 ते 15 बटा कितना हो जाएगा 4। तो 15:4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी से 17% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो बी का अगर मैं वेतन अगर मैं मान लेता हूँ 100, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो इससे 17 अधिक है यानी कि 117 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो कितना कम दिख रहा है, तो 17 दिख रहा है। हमेशा जिसके साथ से जुड़ा हो और का जुड़ा हो उसको हमेशा बटे के नीचे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 117, यानी कि ए से आपसे प्रतिशत पूछ रहा है और इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1700 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो 117 यानी कि एक बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 530 हो जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, तो 5 बार, तो ये अधिक हो जाएगा यानी कि 4 बार चला जाएगा, यानी कि 14 दशमलव समथिंग आएगा और 14.53% ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। तो देखिए भुजाओं की संख्या बहुभुज की कितनी है, तो n का मान कितना है, तो 10 है। और आपको इसमें त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं होती हैं। तो 10 में से हमें 3 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10C3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए NCR इसका मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल n होता है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r होता है इंटू कितना होता है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, तो n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे करके 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 10 में से 3 में घटाऊंगा तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना लिख सकता हूँ, तो 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और नीचे इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 और इंटू 7 फैक्टोरियल पहले से है, तो ये 7 फैक्टोरियल से 7 कट जाएगा, 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, तो 2 से कट करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा और 3 से कट करूँगा तो ये 3 बार चला जाएगा। तो 4 3 12, 12 में 10 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा
120 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब तक जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं ये आपको एकदम अलग क्वेश्चन ने शिफ्ट में पूछा है। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और ये किस में का है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है मैथ का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचाती है। या तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, और नहीं तो क्या करिए, 59 को विभाजित करने पे 5 शेष देती है, यानी कि 59 में से अगर 5 में घटा दूं तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 यानी कि 54। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा 54 को पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। तो 20 से 54 विभाजित नहीं होगा, 22 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 18 दूना के 36, 18 3 54, 18 से 54 विभाजित हो तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षणों, आपको ये सामने परीक्षण दिया है, कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि बहुलक वह परीक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आया हो या जिसकी सबसे बारंबारता अधिक हो। तो चेक कर लेता हूँ, तो 34 देख लेता हूँ, तो 34 आपका एक बार दिख रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक बार दिख रहा है। 20 देख लेता हूँ, तो 3 बार, तो 20 यहीं पे दिख गया और कहीं नहीं है, तो ये 3 बार हो गया। 35 देख लेता हूँ मैं, तो 35 एक बार हो गया और 35 दो बार हो गया, तो ये क्या लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। 29 देख लेता हूँ, तो ये एक बार 29 हो गया और कहीं नहीं है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 20 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि अगर 1 है तो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो उसको ब्याज कितने का लग रहा है, तो 2 रुपये का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 में 2 जोड़ूंगा तभी 3 होगा। तो 2 रुपये का ब्याज लग रहा है कितने पे, 1 पे। समय कितना दिया है, 10 वर्ष का। रेट आपसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या करूँगा मैं, 100 करूँगा। तो सॉल्व कर देता हूँ, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। 10 में 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात समीकरण x³ - 3x² + 4x - 12 बराबर 0 दिया है, तो एक समय में लिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं इसके मूल अल्फ़ा, बीटा और गामा मान लेता हूँ, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है सिंपल सा C/A होता है। और C क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट होता है जो कि 4 है, तो ये हो जाएगा 4। और A क्या होता है, तो x³ का कोफिशिएंट जो कि 1 दिया है, तो 4/1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसमें 2 और फार्मूले पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीनों जो मेन फार्मूले होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई त्रिघात समीकरण है ax³ + bx² है प्लस cx और प्लस d बराबर 0 है, और इसके मूल अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसका मान किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान किसके बराबर होता है, तो -d/a के बराबर होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसका मान किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। ये 3 क्या हैं, इस त्रिघात समीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2107 में एक वाटर हीटर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 79% की छूट देने के बाद भी उसे 89% का लाभ प्राप्त हुआ। तो वाटर हीटर का अंकित मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में अब पूछे जा रहे हैं। तो MP/CP ये बराबर किसके हो जाएगा, तो जितने का लाभ हो रहा है, तो 89% का, तो 189 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई छूट कितने की दिया, तो 79% की दिया, यानी कि 100 - 79 करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो यहाँ से आपको MP यानी कि 189 की वैल्यू पूछ रहा है, 21 की वैल्यू कितना दिया है, तो 21 की वैल्यू दिया है 2107 दिया है,
तो यहाँ से अगर एम पी की वैल्यू x मानता हूँ तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2107 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 189 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा। 21 से अगर भाग करूँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये 9 बार चला जाएगा। और 9 का अगर इसमें गुणा करूँ तो 9 सत्ते 63, लास्ट में कितना आना चाहिए 3, और लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बना देता हूँ आपको समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये आपका 9 है, ये आपका 12 है और कर्ण कितना है, तो 15 है। तो इस 9 वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है इसको। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका शंकु, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार बने शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वैल्यू रख देता हूँ, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पाई रखूँगा क्योंकि आंसर पाई में है। आर यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूँगा तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आपको दिख रहा है कि 9 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 से कट करूँगा तो ये 3 3 9 3 बार चला जाएगा। 12 में 12 का गुणा करूँगा तो 144 हो जाएगा और इंटू 3 पाई हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ 3 का, तो 4 3 12 हो जाएगा और लास्ट में 2 और इंटू पाई सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 4 3 12 1 13 को 3 हो जाएगा और 3 का में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 432 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को हर महीने 6150 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है, तो इसका प्रति माह व्यय कितना होगा। तो ये किसकी वैल्यू दिया है, तो आपको 100% की वैल्यू कितना दिया है, तो 100% की वैल्यू दिया है 6150 दिया है। आपसे पूछ कह रहा है कि व्यय, तो अगर 46% बचाता है इसका मतलब 54% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6150 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इंटू 54% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 54 का क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 1 15, 5 ते 15 हो जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 27 दूना के 54 होता है, तो 27 हो जाएगा। तो आंसर क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 123 गुणे 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं गुणा कर लेता हूँ तो 7 ते 21, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे, ठीक है। आपको 27 में एक फैक्टर दिख रहा है, 3 का फैक्टर दिख रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों में से 3 से कौन कट रहा है। तो देखिए 3 3 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 6,60,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो राशि कितनी है, तो 6,60,000 की राशि है। रेट कितना है, तो 2% वार्षिक है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा। तो बस निकाल देता हूँ मैं। तो इसका 1% निकालूंगा यानी कि 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 6600 हो जाएगा। दूसरे छमाही में भी कितना मिलेगा इसको ब्याज, तो 6600। अभी जो पहला छमाही है वो दूसरे छमाही के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 1% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 जीरो है, इसके लास्ट में 66 है, तो जोड़ने पर लास्ट में 66 आना चाहिए और जोड़ने पर लास्ट में 66 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण की माप 44 अंश है और प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है, तो 180 अंश होता है। तो मैं जोड़ के देख लेता हूँ, तो देखिए 8 8 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है। तो 20 को 0 हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180 आ जा रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 50 50 100 हो जाएगा और 8 8 16,
यानी कि 116 हो जाएगा। 116 में 44 जोड़ेंगे तो कभी भी आपका 180 नहीं देगा। यहाँ पे देखिए 5 5 10 और 4 14, लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। 4 4 8 और 4 12, ये भी लास्ट में 0 नहीं दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। शीर्ष कोण, इस कोण की माप दिया है 44 अंश दिया है, तो आप 180 में से घटा देंगे तो इन दोनों कोणों की माप निकल के आ जाएगी। तो 180 में से अगर मैं 44 घटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 136 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण की माप पूछ रहा है, तो ये चूंकि दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बस इसका आधा कर दूंगा। तो आधा करूंगा तो 2 छके 12, 1 16 और 2 8 16, यानी कि 68 अंश दोनों की माप हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा भरने में लगने वाला समय कितना होगा घंटों में, ये आपको बताना है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ए जो है वो 12 घंटे में भर दे रहा है और बी जो है वो खाली कर दे रहा है कितने घंटों में, तो 21 घंटों में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो 21 में 3 आ जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 3 है लेकिन 4 अभी भी नहीं है, तो 4 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 से अगर मैं भाग करूँगा तो ये 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 4 × 12 तो 7 बचेगा। 21 से भाग करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 7, और बी की कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो संयुक्त एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 तो खाली कर रहा है, तो 3 नेट इसमें क्या हो रहा, भरा जा रहा होगा। तो इसे 3 एफिशिएंसी से टैंक का आधा भाग भरने में, तो टोटल क्षमता है 21 × 4 है, आधा भाग कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग करूँगा और इसको 3 से भरना है, तो 3 से क्या कर दूँगा, भाग कर दूँगा। तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 से कट करूँगा मैं तो ये 2 बार, 3 से कट करूँगा मैं तो 7 बार, 7 में 2 का गुणा करूँगा तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 558 अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 39 से 64 कितना अधिक है, तो घटा दूंगा मैं, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, यानी कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 25% अधिक है। तो ये तो प्रतिशत में वैल्यू 25% अधिक है, लेकिन रुपए में वैल्यू कितनी बढ़ाई जा रही है, तो 558 बढ़ाई जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 558 के बराबर हो जाएगा। आपसे क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर 25% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका मैं 4 गुना कर दूंगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना करूंगा तो 8 चौको 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है, और एग्जाम में आपको पता है कि एक एक समय कीमती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की चाल कितनी होगी। तो अगर मैं नाव की चाल x मानता हूँ और धारा की चाल को y मानता हूँ, तो धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी है, तो यानी कि x + y कितनी है, तो ये है आपका 47, और धारा के विपरीत यानी कि x - y इसकी वैल्यू कितनी दिया है, तो 19 दिया है। आपसे धारा की चाल यानी कि y का मान पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा, तो ये आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये x + माइनस कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसमें से 19 घटा दूंगा 47 में, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 28/2 यानी कि 14 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 70 और a - b का होल स्क्वायर = 208 है, तो a और b के गुणनफल का मान कितना होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि a - b इसका होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, तो -4 × ab लिख सकता हूँ। यहाँ से 4ab की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो ए प्लस बी की वैल्यू 70 है, स्क्वायर कर दूंगा तो 7 7 49 यानी कि 4900 हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, तो 208 है, तो घटा दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 यहाँ पे उतर जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 4 से क्या करूँगा, इसमें भाग कर दूंगा, तो 4 से भाग करूँगा तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, 6 4 एकम में 4, 2 29 हो जाएगा, 4 7 28, 1 12, 4 3 12 यानी कि 1173 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.583 इसके ऊपर बार है को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करिए, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब भी किसी संख्या के ऊपर बार होता है तो सबसे पहले उस पूरी संख्या को लिख लीजिए। जब पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो मैं 583 को लिख लेता हूँ, और उसमें से क्या करना होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना होता है। तो चूंकि इस पे सभी संख्याओं के ऊपर बार है तो मैं इसमें से कुछ नहीं घटाऊंगा, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो 9 और 9 9 यानी 3 बार 9 लिख दूंगा, और ये आंसर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि 2 इंटू कॉस ए इसमें भी है और इसमें भी 2 कॉस ए है, दोनों में से मैं 2 कॉस ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, तो इसे साइन का इधर 1 प्लस साइन का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, दूसरे में ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इंटू 3 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, रूट लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये टेन ए हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो देखिए कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 2, इस 2 का 2 में गुणा करूँगा तो ये 4, और 4 बटा कितना हो जाएगा, तो ये कॉस ए हो जाएगा, और इंटू 3 हो जाएगा, और ये टेन ए है तो इसको टेन ए लिख दूंगा मैं, तो 4 में 3 का गुणा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा, और इंटू टेन ए हो जाएगा, और ये किस में आंसर दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि तीसरी संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसकी दोगुनी है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसका दोगुना यानी कि 4x हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि इसे 4x की वैल्यू पूछ रहा है, और कह रहा है कि तीनों का औसत कितना है, तो 154 है। तो औसत निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इन तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दूँगा, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 154 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 7 दूना के 14, 1 14, 7 दूना के 14, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 22 3 66, यानी कि x की वैल्यू 66 निकल के आ गई। आपसे 4x की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, 66 में 4 का गुणा कर दूंगा, तो 6 चौको 24, लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि एग्जैक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 264 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट में कितना होता है, तो ये होता है F1 माइनस F0 होता है, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, और इंटू H होता है। बस वैल्यू रख देता हूँ। तो सबसे अधिक बारंबारता किस इंटरवल की है, तो सबसे ज़्यादा 34 आया है, तो मैं क्या कर लूँगा, यही हमारा मेन इंटरवल हो जाएगा।
तो एल इसकी लोअर लिमिट क्या आपको दिख रही है, तो 25 दिख रही है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस ब्रैकेट में F1 का मान क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि 34 है, माइनस F0 इसके पहले वाली बारंबारता जो कि 31 है, डिवाइडेड बाई 2F1, तो 34 दूना के कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा, माइनस F0 यानी कि 31 घट जाएगा, और माइनस F2 यानी कि इसके बाद वाली बारंबारता जो कि 13 है, और इंटू H, तो सबके बीच में कितने का गैप है, तो आप देख सकते हैं कि 10-10 का गैप है, तो 10 से मैं क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 34 में से अगर 31 घटाऊँगा मैं तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। 68 में से 44 घटाऊँगा मैं तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/3/24 हो जाएगा, और इंटू 10 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस 2 से कट करूँगा मैं तो 2×5 = 10 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा। भाग दे देता हूँ मैं तो 25 और प्लस 4 एकम में 4 हो जाएगा, 1 10 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 2 20 4 5 20 जोड़ दूंगा मैं तो 26.25 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम कितना मिलता है, 65 मिलता है। तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या क्या है, तो x है, इसका 1/3, तो x का 1/3 कितना हो जाएगा, तो x बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें मैं अगर 10 जोड़ता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 65 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल देता हूँ, तो x/3 ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 55 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 65 में से 10 घट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5×3 = 15, 5×3 और एक कितना हो जाएगा, 16। यानी कि x का मान क्या निकल के आ गया, 165। आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 + 6 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 5 11 और 1 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,200 के कुल लाभ को P, Q और R के बीच में इस प्रकार से वितरित किया जाना चाहिए कि P/Q 15:4 है और Q/R 3:1 है। तो लाभ में R का हिस्सा कितना होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P/Q इसकी वैल्यू दिया है 15 कितना दिया है, तो 4, और Q/R इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 3:1 दिया है। तो इसमें जो बगल वाली वैल्यू जो खाली स्थान है उसको बगल वाली वैल्यू से भर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15 में 3 का गुणा करूँगा तो 15 पत्तियाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 4 एकम में 4 हो जाएगा। ये इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सब को जोड़ दूँ मैं तो कितना हो जाएगा ये, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 में अगर 45 जोड़ देता हूँ तो 55 और 6 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। इस 61 की वैल्यू कितना दिया है, तो 12,200 दिया है। आपसे पूछ कह रहा है कि R का हिस्सा यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इसका कितने गुना है, तो 2 गुना है। तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 में क्या करूँगा मैं, 4 का गुणा कर दूंगा। तो 4 दूना के 800 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 21 जून 2025 को 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।